किसी भी देश का संविधान उस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का संवाहक, रक्षक या यूं कहें आत्मा होती है। नमस्कार, मैं हूं संगीता भसीन। मैं स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में आए विशेष मेहमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब मिस्टर SR लहतड़, और साथ ही मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर अजय रंगा फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आपसे यह जानना चाहूँगी कि 26 जनवरी और 26 नवंबर दोनों ही संविधान से रिलेटेड हैं, तो इनका क्या महत्व है? संगीता जी, जो 26 जनवरी है, ये तो हम सबको पता है, हम बच्चे को पता है, पूरे देश को पता है कि जो 26 जनवरी है इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। स्कूलों में छुट्टी होती है, दफ्तरों में छुट्टी होती है और खूब रंगारंग प्रोग्राम होते हैं। तो 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है देश का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लागू हुआ था। और उस दिन से हमारे संविधान से हमारा जो देश है, हमारा प्रशासन है, हमारा पूरा तंत्र है, जो ये 26 जनवरी 1950 से अपना गवर्नमेंट चलनी शुरू हो गई। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, वो जो 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको सौंप दिया, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको सौंप दिया था। और 26 नवंबर 1949 को वो संविधान जो बाबा साहब ने सौंपा, वो पार्लियामेंट की तरफ से और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, जो पहली पार्लियामेंट थी, वो संविधान पास कर दिया गया था। हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पास हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उसकी हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो उस समय देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो उन्होंने 1930 को जो एक कांग्रेस एनुअल कांग्रेस सेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उस सैंक्टिटी को, उस डेट की सैंक्टिटी को ध्यान में रखते हुए जब 26 नवंबर 1949 को 1949 को जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया, तो ये उन्होंने फैसला किया कि 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे। तो सेपरेटली जो संविधान के बारे में हमने बात करनी है, तो 26 नवंबर ही इम्पॉर्टेंट डेट है। संगीता जी। डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान में क्या रोल रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा। इस चीज़ का एविडेंस मैं 25 नवंबर 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से आपको देता हूँ। उस टाइम के चेयरमैन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर श्री VT कृष्णमार्ची, जो उस टाइम जयपुर के प्राइम मिनिस्टर भी थे और बड़ौदा के दीवान भी थे। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, जो ड्राफ्ट था, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा रोल, और मैं तो कहूँगा कि अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रयासों से, एफर्ट से वो ड्राफ्ट तैयार हो पाया। उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उनको मिला के 7 और मेंबर थे उस कमेटी के। उनमें से एक मेंबर की डेथ होगी, कोई बाहर चला गया, कोई अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर बिजी थे, जो दिल्ली नहीं आ सकते थे, दिल्ली से दूर पड़ता था। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जो जिम्मेवारी है, वो अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के कंधों पे आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के दौरान ये बात कही कि मैं पर्सनली ये देखता रहा, मैं इसका पर्सनल विटनेस हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अकेले दिन रात लग करके बीमारी के हालात में भी,
2 साल 11 महीने और 17 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करके दिया। मेंबर बहुत थे, पर वो किसी न किसी रीज़न से, एक या दूसरे रीज़न की वजह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग्स के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। सिर्फ अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिन रात लगे रहे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी कंडीशन थी कि आपको आज़ादी तब मिलेगी जब आपका एक वर्केबल, एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश में इंप्लीमेंट होगा। उससे पहले भी 1928 में भी एक टेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था जी। और दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो सारे लोगों को वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं था। इस वजह से दोबारा जब इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 389 मेंबर्स उसके हुए, उन सब ने मिलकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जिनके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, और अकेले उनके प्रयासों से ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, जो ड्राफ्ट है, वो तैयार हो पाया। और वो 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट किया और अप्रूव किया। मिस्टर लेथर्ड, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है, तो हमारे नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे? संगीता जी, जो हमारा संविधान है ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। जैसे आपको मालूम है कि बड़े से बड़ा जो हमारे देश का कोई पद है, कोई पोजीशन है, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, जहाँ कोई ऑफिसर हो, तो जब भी नौकरी ज्वाइन करते हैं, जहाँ कोई पद ग्रहण करते हैं, तो हम संविधान की सौं खाते हैं। तो संविधान जो है ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है जुडिशरी को, जो इंटरप्रेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, तो दे रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान जो है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो देश आज़ाद होने से पहले सदियों से जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग राज्य थे, स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अपने अपने तरीके से वो रूल कर रहे थे। तो अंग्रेज़ आए तो उनका भी जो एरिया था वो कुछ अपना डायरेक्टली रूल था और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू रूल था। तो कोई भी ऐसा एक्सेप्टेबल एक कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई कॉमन लॉ नहीं था जिसके जो सभी को मान्य हो, जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, जिसको हम रेफ़र करके अपना देश का तंत्र, देश का शासन चला सकते। तो जो जैसे डॉक्टर रंगा जी ने बताया कि अंग्रेज़ों की जो एक पहली कंडीशन रही कि भाई जो संविधान जिसके मुताबिक आप जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी हमारे देश की आज़ादी की, तो वो उनकी कंडीशन थी कि जो भी आप अपना, जैसे अगर आप अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रही है, इंडिया के लोग मांग रहे हैं, तो आप अपना एक संविधान लेकर आओ, आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आओ जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा और जो संविधान लिख के ऐसा डॉक्यूमेंट इस देश को दिया कि इसमें सभी लोगों के लिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो अपना औरतें हों, चाहे वो अपना शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब हों, चाहे वो कोई भी रिलीजन या वर्ग हो, तो सभी के लिए जो सेफ गार्ड हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ऐसे सेफ गार्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो हमें दिया है। और जो एक इतनी इसकी एक जो बहुत बड़ी खूबी है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक लाइन में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी है, वो ये कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स एंड क्रीड। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों को, सारे छोटे बड़ी जातियों को, सब धर्मों को, औरत और मर्द को, सबको बराबर कर दिया। और जो वोट का अधिकार है वो औरत को भी और मर्द को भी सबको दिया। और जो कोई भी, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी सेक्स का, किसी भी जात का, छोटी हो बड़ी हो, तो किसी भी सर्वोच्च पद तक पहुंचने की क्षमता रखता है।
कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता, तो किसी पे कोई भी बंदिश नहीं है। तो ये एक इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट दिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जो जिसमें हर एक नागरिक के लिए एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और उसकी पूरी आज़ादी, उसको हर तरह की आज़ादी दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे नागरिकों के लिए इससे पहले कहीं भी इतिहास में ऐसी आज़ादी और ऐसी छूट और ऐसी इक्वालिटी जो है वो देखने में नहीं मिलती। सो दिस इज़ ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट एंड वेरी स्टेबल डॉक्यूमेंट जो हमारे देश को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया। हम देखते हैं संगीता जी कि हमारे जो देश, दुनिया के देश हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, हमारे पहले या बाद में, तो बहुत सारे देश कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी की अनहोंद की वजह से स्टेबल नहीं रह पाए। कहीं डिक्टेटरशिप लग गई, कहीं मिलिट्री रूल लग गया। तो ये हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, हमारे देश के सभी नागरिक तरक्की करते हैं, हमारी देश की औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्यूटी है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिख कर दिया। मुझे लगता है इसी वजह से हमारे संविधान को एक बेहतरीन संविधान कहा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिर भी हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है, फिर भी सबकी पहुँच तक अभी तक नहीं हम जा पाए हैं। उसका क्या कारण है? क्या वजह है कि हम अभी तक आम नागरिक तक ये नहीं पहुँच पाया? देखिए, ये एक तथ्य है कि भारतीय संविधान जो है दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक है, सबसे बड़ा संविधान है और यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, उनके बावजूद भी इन सभी लोगों को कोई ना कोई स्थान उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए संविधान में दिए गए हैं। देखिए, 25 नवंबर 1949 की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लास्ट स्पीच थी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने उस टाइम कहा कि कोई संविधान बुरा या अच्छा नहीं होता, अच्छे या बुरे होते हैं उसको लागू करने वाले। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि हमारा संविधान जैसा दुनिया में कोई संविधान नहीं है। यस। इतने अच्छे प्रोविजंस दुनिया के किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसके बावजूद भी आज भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हमारी कंट्री के अंदर है, चाहे वो कास्ट को लेकर के है, चाहे वो रिलीजन को लेकर के है, चाहे वो पैसे को लेकर के हैं, चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर के। उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो संविधान को इम्प्लीमेंट करने की सरकारी मंशा है, जो इच्छा शक्ति है, उसमें मुझे कहीं कमी नज़र आती है। क्योंकि जो विल पावर है किसी चीज़ की, किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की, क्योंकि हमारा देश जो है वो पॉलिटिकली गवर्न्ड स्टेट है, सबसे बड़ी बात है। जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो जो मर्जी रही हों, एक्स या वाई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं कर रहा, बट उनकी कहीं ना कहीं संविधान को पूर्णतः लागू करने में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही है। अगर वो इच्छा शक्ति हमारे ऑफिसर्स में, हमारे पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने में कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर लिथड़, आप ये बताइए कि जो हमारा संविधान है वो दलितों, महिलाओं और माइनॉरिटी के लिए क्यों खास है? संगीता जी, हमारा जो संविधान है ये एक ऐसा संविधान है जो हर नागरिक को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देता है, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी देता है। तो ये आपको मालूम है कि जो हमारी स्पेशली जो लेडीज़ वर्ग है, औरतें हैं, तो सदियों से ये एक ऐसा वर्ग था जो दलित थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, जो अनटचेबल थे। तो ये लोग बहुत एक गुलामों की तरह इनकी एक ज़िंदगी रही है सदियों से। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, तो उसमें वो जो वुमेन इक्वालिटी के बहुत बड़े पक्षधर थे, बहुत बड़े वुमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में थे।
तो उनका मानना था कि कोई भी देश, कोई भी कम्युनिटी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक उस कम्युनिटी की, उस देश की औरतें इक्वलिटी नहीं पा लेती, उनके लिए उनको समान, मर्द के समान अधिकार नहीं मिल जाते। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जहाँ संविधान में लेडीज़ को वोटिंग का राइट दे दिया, तो उसके साथ साथ वहाँ उन्होंने ये भी लिख दिया कि किसी तरह का भी औरत के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो 1942 से लेकर 1946 तक ही वाज द मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल। तो तब उन्होंने जो लेडीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ थी लेडीज़, उनके लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में जो मैटरनिटी लीव की प्रोविज़न की थी। वाह। तो आज तक चली आ रही है। उन्होंने मुलाजमों के लिए बहुत सारे फैसले लिए, और लेडीज़ का जब ये कोल माइंस एंड माइका माइंस थे जो ज़मीन के अंदर जाकर काम करते थी औरतें और मर्द, तो उन्होंने एक लॉ पास करवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि लेडीज़ जो है माइंस के अंदर जाकर काम नहीं करेंगी। ही पुट ए बैन ऑन द एंट्री ऑफ लेडीज़ इनटू द माइंस फॉर वर्किंग। तो ही वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ सेफ्टी एंड इक्वालिटी ऑफ द वुमेन फॉक। वन सेकेंड, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि कोई भी आदमी जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी के साथ भी अपना जात पात के आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जहाँ जो दलित है, जहाँ आजकल हम बोलते हैं, तो ही टर्म देम एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उन्होंने जहाँ वोटिंग राइट दिया, पूरे अधिकार दिए जो किसी भी नागरिक के लिए अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उनके साथ साथ क्योंकि वो सदियों से पछड़े हुए थे, एक सामाजिक तौर पे गुलामों जैसी स्थिति थी उनकी, तो उनके लिए उन्होंने विशेष रिप्रेजेंटेशन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और नौकरियों में भी डलवाई। मैं संगीता जी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बेशक एक दलितों का मसीहा कहा जाता है, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले दलितों के मसीहा नहीं थे। उन्होंने जो पूरे देश को जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, संविधान के अलावा भी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जैसे वुमेन को भी है और शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को तो है ही है, माइनॉरिटीज़ को भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। माइनॉरिटीज़ को क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी अपना उनके लिए स्पेशल राइट्स हैं। जैसे हमारे देश में जो सिख लोग रहते हैं, तो उनके लिए अपना स्पेशल प्रोविज़न है। एक ऐसा संविधान है पूरे दुनिया में जहां उनके लिए कृपान कैरी करने के लिए भी संविधान में प्रोविज़न है। तो ये कहीं किसी देश में नहीं है। हमारे अपना देश में जो सिख लोग हैं, उनके धर्म में के टू वियर द कृपान इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग। जो अमृतधारी सिख हैं तो वो कृपान कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और माइनॉरिटी जो अपने स्कूल, कॉलेज और अपनी भाषा, अपना धर्म किसी तरह भी उसको प्रोग्रेस के लिए दे कैन मेक स्पेशल एफर्ट्स, दे कैन सेट अप देयर ओन इंस्टीट्यूशंस, तो दे कैन डू एनीथिंग। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो SC/ST हैं, जो बहुत सदियों से पछड़े हुए थे, जो बहुत गुलामों जैसी ज़िंदगी जी रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न कर दिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर वुड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, सभी राज्यों ने ऐसे लॉज पास किए हैं जिनसे ये जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर लोग हैं सदियों से, इनके लिए भी ग्रोथ के, इम्प्रूवमेंट के, अपना एजुकेशन के, इकोनॉमिक ग्रोथ के, इनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिले। डॉक्टर रंगा जी, आप चलते चलते हमारे व्यूवर से और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस समय सबसे पहले तो आप लोगों को यही कहूँगा कि भारतीय संविधान जैसा दुनिया में कोई संविधान नहीं है। दूसरा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें किसी अथॉरिटी, किसी पनिशमेंट, किसी डर की ज़रूरत नहीं है। इसको हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने साथियों को सामाजिक तौर पे, अपने
समाज में रहने वाले लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी हम सब की मिलकर के बनती है और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें और कोई इस तरह की वायलेशन ना करें जिससे हमारे दुनिया में हमारे देश के नाम पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कोई भी सवाल उठे। चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, हम सब मिलकर उस सपने को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करें और उम्मीद करते हैं कि उनका देखा हुआ यह सपना हम पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ।